इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मुज़ाकरात की ऑफर क्यों कर रही है। हुकूमत की जानिब से इस किस्म के इशारे क्यों मिल रहे हैं कि वो एक बामानी किस्म के मुज़ाकरात करना चाहती है कि ये जो सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं ये ताले के ऊपर ताला है। 26वीं आईनी तरमीम में एक ताला है, फिर बहुत सारे इकदाम उठाए जाते हैं, उनमें आपको बहुत सारे ताले नजर आते हैं और बुनियादी तौर पर ये ताले उस कुंडी पे लगाए जा रहे हैं जिस कुंडी के पीछे इमरान खान साहब को बंद किया गया है। बुशरा बीबी का मामला हो जाए, कल फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से रद्द-ए-अमल आया। इस वक्त भी जो तरीके इंसाफ को एंगेज करने की कोशिश की जा रही है, बुनियादी तौर पे हुकूमत अपने लिए ब्रीदिंग स्पेस लेना चाहती है। शहजाद अकबर साहब के ऊपर बरतानिया में हमला हुआ है। इससे पहले भी शहजाद अकबर साहब के ऊपर एक वाकया हो चुका है बरतानिया में, जहाँ पे उन पे तेजाब फेंका गया था। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मुज़ाकरात की ऑफर क्यों कर रही है। हुकूमत की जानिब से इस किस्म के इशारे क्यों मिल रहे हैं कि वो एक बामानी किस्म के मुज़ाकरात करना चाहती है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी आगे से रद्द-ए-अमल दिया है, लेकिन अगर आप चीजों को देखें तो बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि हुकूमत रोज ब रोज मजबूत हो रही है। अब तो हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम भी कर ली, हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम भी कर ली और ये निजाम बहुत ज्यादा जड़ें पकड़ चुका है। अगर इस निजाम ने इतनी ज्यादा जड़ें पकड़ ली हैं तो फिर एक ऐसी जमात के साथ मुज़ाकरात की बात क्यों की जा रही है जिस जमात के ऊपर वतन दुश्मनी से लेके बहुत सारे इल्जामात लगाए जाते हैं, बैरूनी राब्तों का इल्जाम लगाया जाता है, उनके जो रहनुमा है इमरान खान साहब को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया जाता है। तो क्वेश्चन वही है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ हुकूमत क्यों मुज़ाकरात करना चाहती है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि 26वीं आईनी तरमीम हो गई, 27वीं आईनी तरमीम हो गई, बहुत सारे मामलात ऐसे हो गए जिसके बाद बहुत सारे साफी दोस्तों ने कहा कि अब ये निजाम इतना मजबूत हो गया है कि इमरान खान साहब के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने आपके साथ ये चीज पहले भी शेयर की थी कि ये जो सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं ये ताले के ऊपर ताला है। 26वीं आईनी तरमीम में एक ताला है, फिर बहुत सारे इकदाम उठाए जाते हैं, उनमें आपको बहुत सारे ताले नजर आते हैं और बुनियादी तौर पर ये ताले उस कुंडी पे लगाए जा रहे हैं जिस कुंडी के पीछे इमरान खान साहब को बंद किया गया है या उनकी सियासत को बंद करने की कोशिश की गई है। और ये जो ताले हैं इनका वजन इतना ज्यादा हो जाएगा कि इस उनके वजन से ही ये कुंडी जो है टूट जाएगी। अब 26वीं आईनी तरमीम हुई और उसके बाद फिर हमने देखा 27वीं आईनी तरमीम हुई। अब जो 27वीं आईनी तरमीम है ये भी हुकूमत के लिए काफी बड़ा चैलेंज है, इसलिए कि जिस किस्म के इकदाम उठाए गए उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। मुल्क के अंदर तो देखिए बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, लेकिन पहली दफा अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि ये जिस किस्म की तरमीम की गई है लगता है ऐसे है कि अदलिया की आजादी इससे मुतासिर हो सकती है। और फिर आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे उलमा इकराम जिनकी जानिब से गुज़िश्ता 2-3 सालों के दौरान कोई हुकूमत पे ज्यादा तनकीद नहीं की गई, बल्कि बहुत सारे मौकों के ऊपर वो आपको हुकूमत के साथ ही नजर आए कि भाई ये एक पॉजिटिव चीज है तो हम हुकूमत के साथ ही हैं। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम में कुछ चीजें ऐसी कर दी गई जिसमें इस्तिस्ना वाला मामला भी है जो सदर जरदारी साहब ने लिया, जिसको अब उलमा इकराम जो है मजबूरी में आके उन्होंने फिर उनको भी बयान देना पड़ गया कि भाई ये गैर शरई है। तो जो मैं अर्ज करता हूं ना कि ताले के ऊपर ताला, जब आप चीजों को बहुत ज्यादा ओवरडन कर दें, बहुत ज्यादा उनको मजबूत करने की कोशिश करें तो फिर एक खतरा पैदा हो जाता है कि आप चीजों को कमजोर कर रहे हैं बुनियादी तौर पे, इसलिए कि वो चीज इतनी ज्यादा वजनी हो रही है कि शायद वो अपने वजन के नीचे ही दब जाए। दूसरा मसला ये है कि मुज़ाकरात के हवाले से एक तो इशू ये है कि जिस किस्म की आलमी सतह पे आवाजें आ रही हैं, यानी जो मैंने जिक्र किया कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से रद्द-ए-अमल आना, फिर हम देख रहे हैं कि बुशरा बीबी का मामला हो जाए, कल फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से रद्द-ए-अमल आया, उससे पहले जो है इमरान खान साहब की डिटेंशन के हवाले से भी अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बयान दिया। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे मुहर्रकात हैं जिनकी वजह से हुकूमत को ये लगता है कि उनकी लेजिटिमेसी कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन है। और जब भी कोई ऐसी बात होती है हुकूमत की कोशिश होती है कि तहरीके इंसाफ को एंगेज किया जाए और जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनको एंगेज किया जाए। अगर अपोजिशन पार्टीज की बात की जाए तो उसमें सिर्फ तहरीके इंसाफ है, उसके अलावा तो और कोई पार्टी आपको नजर नहीं आती। तो इस वक्त भी जो तहरीके इंसाफ को एंगेज करने की कोशिश की जा रही है, बुनियादी तौर पर हुकूमत अपने लिए ब्रीदिंग स्पेस लेना चाहती है। क्या इन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई बड़ी पेशरफ्त होगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ी पेशरफ्त होगी। क्या हुकूमत कुछ बड़ा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ऑफर कर सकती है, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को ऑफर कर सकती है? नहीं। लेकिन हुकूमत को पता है कि जिस किस्म की आवाजें आ रही हैं और जिस किस्म का बयानिया बन रहा है, हुकूमत के ऊपर तनकीद मुल्क के अंदर से भी हो रही है और अब उन हलकों की जानिब से भी हो रही है जो उनके
इतने ज्यादा नाकिद नहीं है उसमें, जिस तरह मैंने जिक्र किया उलमा इकराम का और कुछ दीगर लोग भी हैं, हमने देखा कि उनकी जानिब से भी हुकूमत के ऊपर तनकीद हुई और फिर आलमी सतह पे जो बयानियां है वो भी हमारे सामने है। तो ऐसे मौके के ऊपर हुकूमत नहीं चाहती कि मजीद फ्यूल किसी को मिले, तो चीजों को डिफ्यूज किया जाए और फिर तहरीके तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के एक एहतजाज की तहरीक भी दी हुई है। तो हुकूमत को पता है कि चीजें आगे मजीद गर्म हो सकती हैं, तो लिहाजा बेहतर है कि मामले को डिफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डालने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज किया जाए। इससे ज्यादा ये और कोई कोशिश नहीं है। क्या तहरीक इंसाफ इस वक्त ये समझती है कि मुज़ाकरात के नतीजे में उनको कुछ मिलेगा? नहीं जी, उनको भी बिल्कुल ये मामला क्लियर है, वो भी यही समझते हैं कि मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हुकूमत के साथ एंगेजमेंट होती रहे और कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो ये समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से एंगेजमेंट करने का बुनियादी मकसद ये है कि जब भी हम एहतजाज की बात करते हैं ये उसको ठंडा करने की कोशिश करते हैं और आलमी सतह पे जिस किस्म की इनके ऊपर तनकीद हो रही है, मुल्क के अंदर जिस किस्म की इनके ऊपर तनकीद हो रही है और तमाम तर निजाम की मजबूती के दावों के बावजूद आज ये जिस पोजीशन में है, गुज़िश्ता 2 साल के दौरान ये कभी भी इस पोजीशन में नहीं थे। आज ये पहले की निस्बत ज्यादा कमजोर है और उसकी वजह यही है कि इन्होंने बहुत ज्यादा ओवर जो है ना चीजें बहुत ज्यादा कर दी हैं। जिस किस्म का सलूक इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, सजाएं दी जा रही हैं, दीगर जो मामलात हैं, उसकी वजह से हुकूमत के अपने भी कुछ मसाइल हैं और इसीलिए ये हमें एंगेज करना चाह रहे हैं और हमें इनको एंगेज नहीं करना चाहिए। क्या तहरीक इंसाफ इनको एंगेज करेगी? मेरे ख्याल में कोई थोड़ी बहुत बातचीत तो होगी, लेकिन उससे ज्यादा मामला मुझे आगे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब और जो बहुत सारे मामलात हैं उसमें सोशल मीडिया के ऊपर भी हुकूमत पे काफी ज्यादा तनकीद होती है और एक हुकूमती वजीर ने यह भी कहा कि भाई हमने ट्विटर को थोड़ा सा टाइट किया है और उस टाइट होने के बाद ट्विटर ने सिंगापुर में अपना ऑफिस खोल लिया। अच्छा, अब जो ट्विटर का सिंगापुर में ऑफिस है ना, ये गालबन 2014-15 से है और एशिया पैसिफिक का इनका ऑफिस था। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ट्विटर के अंदर मैंने जॉब अप्लाई की थी गालबन 2016 में। मैंने ट्विटर के 2016 या 15 में मैंने ट्विटर में जॉब अप्लाई की थी जो जर्नलिज्म से रिलेटेड थी, जो मटेरियल देखना होता है आपने। और उस वक्त मैंने 2 कंपनीज में जॉब अप्लाई की थी। एक कंपनी थी डेटा माइनर, अभी भी वो यकीनन होंगे, वो भी ट्विटर से डेटा निकालते थे, न्यूज निकालते थे और उनके जो क्लाइंट्स थे उनमें BBC, मुख्तलिफ इदारे वो उनको खबरें देते थे, इसलिए कि ट्विटर के ऊपर मिलियंस ऑफ ट्वीट्स होती हैं एवरी रोज और हर रोज और फिर लोग उसमें खबरें भी शेयर करते हैं। तो डेटा माइनर बुनियादी तौर पे वहां से माइन करता था सारा डेटा, खबरें निकालता था और जो भी लोगों को वो खबरें चाहिए होती थी वो उनको दी जाती थी, यानी उसमें सब्सक्रिप्शन होती थी। BBC भी उसमें है, दीगर इदारे वगैरह भी उसमें है, सम टाइम तो इवन जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो भी उनसे डेटा लेते हैं। तो ये इन दोनों जगहों पे मैंने जॉब अप्लाई की थी और मुझे डेटा माइनर के अंदर मुझे जॉब मिल गई थी, जॉब ऑफर हो गई थी और बड़ी अच्छी वो एक टेक कंपनी है। उस जमाने में उसको स्टार्ट हुए कुछ साल हो चुके थे और बड़ा रैपिडली वो ग्रो कर रहे थे और काफी उनके पैकेजेस वगैरह और बड़ा मतलब अच्छा शानदार किस्म की वो कंपनी थी, जिस तरह कोई भी आपको पता है उभरती हुई टेक कंपनियां होती हैं आलमी सतह की। तो मैंने ट्विटर में भी अप्लाई किया था और उसमें भी अप्लाई किया था और उसके अंदर मुझे जॉब मिल गई थी, लेकिन मैंने ट्विटर को जो है उसको फिर मजीद परसू नहीं किया। उनकी भी ईमेल वगैरह कोई आई थी और फिर मैंने डेटा माइनर को भी मजीद परसू नहीं किया, जो मैं जिसका इदारे के अंदर जर्नलिज्म कर रहा था मैंने उसी को नौकरी कैरी ऑन की। तो बताने का मकसद ये है कि उस जमाने से ट्विटर का ऑफिस सिंगापुर में और सिंगापुर मैंने खुद जॉब अप्लाई की थी 2016 में। तो अब ये कौन सा पता नहीं उनको टाइट किया गया है कि उन्होंने कोई नया ऑफिस खोला, ये तो हो सकता है कोई रीलोकेशन वगैरह उन्होंने की हो। ट्विटर का ऑफिस एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर 2015 या हो सकता है कि उससे भी पहले का हो, 2016 का तो मैंने अपना वाकया आपको सुना दिया। अच्छा जी, शहजाद अकबर साहब के ऊपर बरतानिया में हमला हुआ है, कैम्ब्रिज में गालबन वो रहते हैं, उनके घर के ऊपर आके किसी ने उन पे अटैक किया है। बुनियादी तौर पे किसी ने आके बेल बजाई, वो बाहर निकले और उस शख्स ने उनके ऊपर हमला किया, मुक्के मारे, जिसकी वजह से उनकी नाक की हड्डी बताई जा रही है कि जख्मी हुई है या फ्रैक्चर हुई है और उसके अलावा जॉ में भी उनको चोट लगी है। इससे पहले भी शहजाद अकबर साहब के ऊपर एक वाकया हो चुका है बरतानिया में, जहां पे उन पे तेजाब फेंका गया था। मैं देख रहा था कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ट्विटर के ऊपर कुछ साफी वगैरह ये खबर शेयर कर रहे थे कि किसी सफेद फार्म शहरी ने उनके ऊपर हमला किया। अब जब पुलिस तहकीकात होंगी, सूरत हाल पता चलेगी कि कौन आया था, किसने हमला किया था,
तभी ये चीज वाज़ेह होगी। वैसे बरतानिया में जब भी कोई क्राइम नोट किया जाता है या फिर कोई क्राइम रिपोर्ट किया जाता है तो पुलिस उसमें एथनिसिटी जरूर मेंशन करती है। अगर आपका रोड एक्सीडेंट भी हो या कोई आपकी गाड़ी को मार के चला जाए तो उसमें वो आपसे पूछते हैं कि जो बंदा गाड़ी चला रहा था वो कैसा लग रहा था, सफेद फार्म था, स्याह फार्म था, एशियन था, किस तरह का लग रहा था। तो वो सारी इंफॉर्मेशन वगैरह लेते हैं और उसके अलावा फिर जो पुलिस के नोट्स वगैरह होते हैं उनको देख के जब रिपोर्ट वगैरह सामने आती है तो पता चल जाता है कि पुलिस किस को सस्पेक्ट कर रही है, क्योंकि पुलिस के अपने कोड वर्ड्स होते हैं। वो जिस तरह अगर सफेद फार्म शख्स है तो उसको IC1 कहते हैं, किसी को वो IC2 कहते हैं। फिर इसी तरह जो एशियंस हैं उनके अंदर A1 होते हैं, A2 होते हैं। वो बड़ी उनकी जार्गन है अपनी पुलिस वालों की। ये मुझे इसलिए पता है कि एक दफा बरतानिया में लंदन के अंदर लोगों के ऊपर तेजाब फेंकने के वाकयात हो रहे थे और जिसमें मुसलमानों को भी टारगेट किया जा रहा था और मैंने उसके ऊपर रिपोर्ट किया था BBC के लिए। तो जब मैं वहां पे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से मिला, उनको मैंने इंटरव्यू वगैरह भी किया तो उससे मेरी बात हो रही थी। मैंने पूछा कि इसमें कौन मुलविस है तो उसने कहा इसमें IC1 और के बारे में भी हमें पता चला है और कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो इस एक और उन्होंने इस तरह कोड वर्ड लिया। तो मैंने उससे पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो उसने फिर उस वक्त मुझे एक्सप्लेन किया। इसलिए कि वो इतने यूज टू होते हैं वॉकी टॉकी के ऊपर कहने के लिए कि जी IC1 या फलाना इंडिविजुअल जा रहा है, सस्पेक्ट ऐसा है। तो ये उनके वो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ये जो IC का मतलब होता है आइडेंटिटी कोड, तो उन्होंने पूरा फिर उस वक्त मुझे एक्सप्लेन किया था। तो अब मुझे याद आ रहा एनीवे जब वो पुलिस रिपोर्ट वगैरह सामने आएगी तो पता चलेगा कि वो क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या रिपोर्ट किया गया है, क्या कोई सफेद फार्म शहरी था, क्यों उनके ऊपर हमला किया गया है। इसके ऊपर जब तहकीकात होंगी तो तभी सूरत हाल सारी क्लियर होगी। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि शहजाद अकबर साहब के ऊपर पहले एक मुबैना तौर पर तेजाब फेंकने का वाकया हुआ था और अब उनको लंदन में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लंदन नहीं बल्कि कैम्ब्रिज में बताया जा रहा है कि उस इलाके में उनका घर है और उनके घर पे आके किसी शख्स ने उनके ऊपर हमला किया। अच्छा, इंटरनेट सेफ्टी की जो हम बात कर रहे थे, वो जो ट्विटर को टाइट करने की बात हो रही थी, तो बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह EU के अंदर भी लगी हैं। और अब अमेरिका ने ये किया है कि जो सोशल मीडिया कैंपेनर्स हैं उनके ऊपर वीजा पाबंदियां लगा दी हैं। 5 बंदों के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं जिनका मोस्टली ताल्लुक EU ममालिक से है, बरतानिया से है और दीगर यूरोपीय यूनियन के ममालिक से है। 5 इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिसके ऊपर EU भी कंडेम कर रहा है। इस पे जो इवन के फ्रांस के सदर हैं उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, बरतानिया भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है। लेकिन अमेरिका ये कहता है कि भाई ये सोशल मीडिया कंपेनर्स उस तरह नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये कहते हैं जी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हेट फैलाई जाती है, नस्ल प्रस्ताना चीजें हैं, इस किस्म की चीजें हैं जिनको कंट्रोल करने की जरूरत है। अमेरिका ये कहता है कि जी ये हमारी टेक जायंट्स जो हैं ये उनको टारगेट करते हैं और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ हैं। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब की हुकूमत ने 5 इंपॉर्टेंट शख्सियात के ऊपर वीजा की पाबंदियां लगाई हैं जिसे यूरोप बड़े बुरी नजर से देख रहा है और उसके ऊपर तनकीद कर रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया पे आपको पता है बहुत सारी चीजें फैलती हैं, बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। सम टाइम वो हकीकत पर मबनी होती हैं, सम टाइम वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनको लोग ले लेते हैं और उसके ऊपर काफी ज्यादा तज्जिए तबसरे शुरू हो जाते हैं। एक वीडियो में देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो काफी ज्यादा वायरल है कि एक शख्स, पाकिस्तानी शख्स एयरपोर्ट पे गया है और वो सफर करने कहीं जाना चाह रहा है, मलेशिया या किसी जगह पे, और एक मुबैना अफसर जो है उससे पूछ रहा है भाई इधर दिखाओ तुम किधर आए हो, कौन जिम्मेदार होगा, तुम वापस आओगे या नहीं आओगे। और फिर मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे दोस्तों ने उसको शेयर भी किया और उसके ऊपर कमेंट्स भी किए हुए थे कि ये कौन सा ऑफिसर है, इसको बरतरफ करना चाहिए, ये आवाम को गुलाम समझते हैं। तो मैं जब भी इस तरह की चीज देखता हूं मैं कभी भी उसको शेयर नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा सा उसको तहकीक कर ली जाए या थोड़ा सा उसको ठंडा होने दिया जाए। 2-3 घंटों में चीजें पता चल जाएंगी कि मामला असल में क्या है, तो सबसे पहले शेयर करने की कोई जरूरत नहीं होती है। एनीवे, वो जो वीडियो है, वो जो मुबैना FIA का अफसर है, वो कोई FIA का अफसर नहीं है, वो कोई ट्रेवल एजेंसी वाले साहब हैं और वो टिकटॉक्स बनाते हैं और ये टिकटॉक्स अवेयरनेस के लिए वो इस किस्म की बनाते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये उनका टिकटॉक अकाउंट भी है, उस पर और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस वगैरह लगी हुई हैं और कोई किसी नाम से उनकी जो है वो ट्रैवल एजेंसी है। तो ये कोई टिकटॉकर प्लस ट्रैवल एजेंट हैं और वो अपने बिजनेस की एक तरह से प्रमोशन के लिए या आगाही के लिए इस किस्म की वीडियोस बनाते हैं। ये कोई FIA का अफसर नहीं है जो पाकिस्तानी बंदे के साथ या पाकिस्तानी ट्रैवलर के साथ इस किस्म का सलूक कर रहा है। बाकी जो पाकिस्तानी ट्रैवलर्स के साथ होता है, आजकल मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग उमरा पे जाने की कोशिश कर रहे हैं,
उनकी भी काफी सारी वीडियो वायरल हुई है कि जहां पे कोई एयरलाइन उनको अकोमोडेट नहीं कर पा रही, और उसके अलावा बहुत सारे लोगों को ऑफलोड भी किया गया। और खुद FIA हुकाम ने एक पार्लियामेंट की कमेटी में आके ये बताया कि तकरीबन 50,000 के करीब लोगों को इस साल ऑफलोड किया गया। और ऑफलोड क्यों किया गया उसकी मुख्तलिफ वजूहात वगैरह भी उन्होंने शेयर की। पर एनीवे, ये जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक मुबैना ऑफिसर जो है वो एक ट्रेवलर के साथ तौहीन आमेज रवैये में गुफ्तगू कर रहा है, तो भाई ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये कोई हुकूमत का या सरकार का मुलाजिम या अफसर नहीं है, बल्कि ये एक टिकटॉकर स्ट्रोक ट्रैवल एजेंट है जो आगाही के लिए इस किस्म की वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, PIA की जो निजकारी हो गई है उसके ऊपर बहस तो काफी ज्यादा चल रही है और हर किसी ने उसके ऊपर अपना अपना तज्जिया तबसरा भी किया। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि निजकारी होना एक बेहतर अमल है, क्योंकि अगर हम इसको चला सकते होते तो अब तक चला चुके होते। अब हमारा निजाम इतना बोसीदा हो चुका है कि उसमें इतनी इस्तात ही नहीं है कि वो कोई एयरलाइन चला सके। इतनी ज्यादा रेड टेप है। आपने देख लिया कि बहुत कुछ यहाँ पे करने की कोशिश की, लेकिन PIA को हम बहाल नहीं कर सके। स्टील मिल की जो हालत है वो हमारे सामने है, दीगर जो सरकारी महकमे उनकी जो हालत है वो हमारे सामने। और बुनियादी चीज ये है कि काम करके कोई राजी नहीं है। किसी भी जगह पे आप चले जाएं पाकिस्तान में, ओवरऑल ये एटीट्यूड है कि लोग काम करते हुए लोगों को तकलीफ होती है, थोड़ी सी मेहनत करते हुए लोगों को तकलीफ होती है। तो इस एटीट्यूड के साथ प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो फिर जो कंपनियां हैं वो थोड़ा सा धक्का दे के थोड़ा सा नौकरी से निकालने का क्या है कि लोगों से काम वगैरह करवा लेती हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें तो फिर जो हालत है वो हमारे सामने है। एनीवे, PIA को बेच दिया गया है। बड़ा क्वेश्चन यही है कि इसमें कितनी गैर मुल्की जो है कंपनियों ने इंटरेस्ट शो किया, कितनी गैर मुल्की सरमायाकारी आई, वो हमारे सामने है। लेकिन वजीर आजम के जो तर्जुमान है मुशर्रफ जैदी साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था और उन्होंने बताया कि पिछले साल की निस्बत इस साल कितना डिफरेंस है और कितनी जबरदस्त ये डील है और PIA को कितने शानदार तरीके से बेचा गया है। लेकिन ये मुशर्रफ जैदी साहब की एक और ट्वीट है, ये सामने आप देख सकते हैं। गालिबन ये 2018 की उनकी कोई ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है, इफ द चीफ जस्टिस नीड्स समथिंग टू लुक एट ही शुड स्टार्ट विद दिस, सेलिंग ऑफ PIA मे बी अमंग द ग्रेटेस्ट strategic own goals in Pakistani history, and that is saying a lot given the rich history of stupidity and myopia। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये इसको बेचना अजीम स्ट्रेटेजिक जो है गलती होगी, फाश गलती होगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर किसी चीज पे समोटो ले सकते हैं तो इस पे समोटो लें, क्योंकि रॉयटर्स ने नीचे खबर दी हुई है कि पाकिस्तान एम्स टू सेल नेशनल एयरलाइन बिफोर इलेक्शन। पाकिस्तान जो है इलेक्शन से पहले PIA को बेचना चाहता है। उस वक्त वो ये कहते थे कि ये ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक ओन गोल होगा, यानी हम अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे, अपना नुकसान करेंगे, PIA को ना बेचना। लेकिन अब जिन्होंने PIA बेची है ये उनके तर्जुमान है, तो किस किस्म के अब ये ट्वीट कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है ओवर द ईयर्स इंसान की थिंकिंग चेंज हो जाती है, तो अब शायद वो उस तरह का मसला ना हो। शायद उस दौर के अंदर ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था, अब तो ये एक स्ट्रेटेजिक जो है मेरे ख्याल में बेहतरीन फैसला है, इसीलिए वो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं और इसके हवाले से ट्वीट्स भी कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि PIA को बेचना एक दुरुस्त फैसला है और हम उम्मीद करते हैं कि इस फैसले के नतीजे में कम से कम PIA की कोई सर्विस बेहतर होगी। वहां पे इतनी ज्यादा जो भर्तियां हुई हैं उनको देखा जाएगा, जो कौमी पैसा ये कौमी खजाना उस पर खर्च होता है कम से कम वो खर्च होना बंद होगा। लेकिन क्या ये आसान होगा? मुझे अभी भी लगता है कि जो पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनके होते हुए इसको टर्न अराउंड करना नए ओनर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। और अगर उन्होंने बीच में हुकूमत को रखा 25% पे या हुकूमती इदारों को बीच में रखा, तो मुझे ये लगता है कि वो मसला उनके लिए बनता जाएगा और इतना आसान नहीं होगा। लेकिन वी होप कि जनाब ये टर्न अराउंड होगा और PIA जो है दोबारा एक मुनाफा बख्श एयरलाइन भी बनेगी और दुनिया भर में ट्रैवल भी हम करेंगे PIA पे, और PIA अपना नाम जो है दोबारा उसी मुकाम पे लेके जाएगी जिस पे वो पहले किसी जमाने में थे। अच्छा जी, ये सामने आप देख सकते हैं साद रिजवी साहब की तस्वीर है। मैं आपको ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं कि ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह थे या मेन लीडरान में इनका शुमार होता है। काफी अरसा हो गया ये गायब हैं, कोई पता नहीं ये किधर हैं,
ना हुकूमत इस पे बात करती है, ना इनकी जमात के जो मौलवी हजरात हैं जो पीटीआई वालों को ताने देते थे नचन आलियां दे बच्चे, उनको कहते थे नचन आलियां दे बच्चियां को तहरीक नहीं चलती। और मैंने उसी वक्त कहा था कि जब इनके खिलाफ एक्शन होगा ये आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक जत्थे की तरह ऑपरेट करते हैं, ये सियासी जमात की तरह ऑपरेट नहीं करते। सियासी जमात को खत्म नहीं किया जा सकता, जत्था जो होता है या कल्ट जो होता है उसको खत्म करना बड़ा आसान होता है। और ये उसकी एक प्राइम एग्जाम्पल है कि आज ना कोई सोशल मीडिया पे इनके हवाले से बात कर रहा है, ना किसी और जगह पे इनके कोई लोग आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, मामले को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इनके बरक्स जो है, अगर आप तहरीक इंसाफ को देखें, गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान उनके ऊपर बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद आज भी वो एग्जिस्ट भी करते हैं और मैटर भी करते हैं। इस हद तक मैटर करते हैं कि उनको कौमी सलामती के लिए खतरा करार देने वाली हुकूमत कहती है कि हमने उनसे बात करनी है। लेकिन यहाँ पे इनकी तस्वीर दिखाने का मकसद ये है कि वो क्वेश्चन रेज किया जाए कि भाई ये किधर है। मैं बहुत सारे सहाफियों से पूछता हूँ, हुकूमती दोस्तों से पूछता हूँ, वो कहते हैं जी हमें कोई पता नहीं वो किधर है। पहले कुछ सहाफी दोस्त कहते थे कि जी वो कश्मीर में चले गए हैं, कुछ ने कहा कि जी उनको तहवील में ले लिया गया है, लेकिन मेरे पास इस हवाले से कोई खबर नहीं है। मैंने 1-2 हुकूमती शख्सियात से पूछा, उन्होंने कहा जी हमें कोई पता नहीं है, ये खुद ही छुपे हुए। 1-2 सहाफियों से भी पूछा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब अब हमारे पास भी कोई ऐसा लेटेस्ट नहीं है कि वो किधर है। लेकिन यकीनन ये एक चीज जो है गौरतलब है और परेशान कुन भी है कि एक ऐसी जमात जिसने लाखों वोट भी लिए थे, बड़ी इनकी फॉलोइंग थी और पाकिस्तानी वो शहरी हैं, वो गायब हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो किधर हैं। आई होप कि अथॉरिटीज इसको प्रोब कर रही होंगी और यकीनन जब हुकूमत को पता चलेगा कि ये किधर छुपे हुए हैं या किधर हैं, तो वो यकीनन आवाम से भी शेयर करेंगे। अच्छा जी, उवैद कूपर जो है बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने एक पैगाम शेयर किया है, एक ट्वीट किया है, ये सामने आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट है जी ये, इसराइली जो सेटलमेंट्स हैं उनको एक्सपैंड किया जा रहा है, 19 नई सेटलमेंट्स। जी हाँ जी, एक तरफ बताया जा रहा है कि गजा में जंग बंदी हो गई है और नोबेल पीस इनाम दे दिया जाए ट्रंप को भी और इसको भी और उसको भी। ना गजा में जंग बंदी हुई है, ना इस वक्त गजा से इसराइल बाहर निकला है। अभी भी गजा का बेशतर इलाका जो ऐसा है कि जहां पे इसराइल किसी भी टाइम कार्रवाई भी कर सकता है और बहुत सारे एरिया के अंदर उनकी फौज भी मौजूद है और वो वहां पे लोगों को मार भी रहे हैं। लोगों की वहां पे जो सिचुएशन है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन उसके अलावा गरबे उर्दन में भी वो मजीद सेटलमेंट्स बना रहे हैं, मजीद कब्जा कर रहे हैं। और उसके ऊपर अब बरतानिया ने, जर्मनी ने, इटली ने और दीगर जो उनके पार्टनर्स हैं जिनमें कनाडा भी शामिल है, उन्होंने इसको कंडेम किया है कि ये जो नई सेटलमेंट्स यानी 19 नई आबादियां वो फलस्तीनी लैंड के ऊपर आबाद करने जा रहे हैं, उसकी मंजूरी दे दी है इसराइल ने। अमेरिका का आशीर्वाद उसको हासिल है और हम ये कह रहे हैं कि जनाब वो बड़ा कोई अजीम काम कर रहा है अमेरिका गजा के अंदर। भाई वो तो किसी सूरत में भी फलस्तीनियों को वहां पे आजादी से नहीं रहने देंगे, बल्कि जितना लैंड उनका रह गया वो उसके ऊपर भी कब्जा करेंगे। जी गजा में तो हमास है, हमास से आपको बड़ा इशू है। गरबे उर्दन में क्या इशू है आपको? वेस्ट बैंक में आपको क्या इशू है? वहां पे आप क्यों मजीद नई 19 आबादियां जो है बना रहे हैं, मजीद सेटलमेंट्स वहां पे बना रहे हैं? और इस हद तक चीजें आ गई हैं कि जापान जैसा मुल्क भी अब उसको कंडेम कर रहा है, बरतानिया कंडेम कर रहा है, कनाडा कंडेम कर रहा है, जर्मनी कंडेम कर रहा है कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं। तो एक तरफ ये जो आपको बता रहे हैं कि जी पीस डील हो गई है, उससे तासुर ये मिल रहा है कि जैसे कोई गजा आजाद हो गया और गजा के शहरी अब आजादी से जिंदगी गुजारेंगे और वहां पे बड़ी अच्छी सूरत हाल है। नहीं, एक तरफ गजा में ये हो रहा है और दूसरी साइड पे वेस्ट बैंक के अंदर वो मजीद इलाकों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। और ये है जी जमीनी सूरत हाल। बहुत जल्द आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।